Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेट ऑफ मैटर की बिगनिंग करी थी जहां हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और आज की क्लास में हम लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म यानी पैरामीटर्स ऑफ गैसेस। पैरामीटर्स ऑफ गैसेस वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं और हम लोग इसी के लिए पैरामीटर्स के लिए हम यूज़ भी कर सकते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। मीन्स एक्चुअल में गैसेस की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बेसिस पर हम किसी गैस के सारे बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो आज हम लोगों को डिस्कस करना है। और इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक कंडीशन है क्या कि व्हाट डिसाइड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि व्हाट डिसाइड्स द स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस। व्हाट डिसाइड द स्टेट ऑफ सब्सटेंस मीन्स कि किसी सब्सटेंस की क्या स्टेट होगी, किसी सब्सटेंस की क्या स्टेट होगी, क्या चीज़ डिसाइड करती है कि किसी सब्सटेंस की स्टेट होगी। तो किसी सब्सटेंस की क्या स्टेट होगी, वो किस स्टेट में होगा, वो सॉलिड में स्टेट में होगा, वो लिक्विड स्टेट में होगा या गैसेस स्टेट में होगा। तो उसके दो फैक्टर्स डिसाइड होते हैं, यानी दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिसाइड करते हैं किसी सब्सटेंस की क्या स्टेट को। तो पहला है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। एक तो है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कि पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में किस तरीके का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, वो डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल की स्टेट क्या होने वाली है, लिक्विड, सॉलिड या गैस। और दूसरा पैरामीटर जो है, दूसरा पैरामीटर की बात करें तो वो होती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी सब्सटेंस की स्टेट को हमें फाइनलाइज करना है तो स्टेट डिसाइड होती है इन दो पैरामीटर्स के बेस पर। फर्स्ट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो हम अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और एक थर्मल एनर्जी। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर गैस से हमें लिक्विड में, या फिर हम कहें कि लिक्विड से हमें कन्वर्जन चाहिए सॉलिड में, तो इन शॉर्ट क्या होता है कि यहाँ पर दो कंडीशन है। ये पहला हम लोग ले रहे हैं कि हम इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं कुछ एरो टाइप का बना के, आपकी एनसीईआरटी में भी कुछ इसी तरीके का कंसेप्ट बना हुआ है। तो मैं यहाँ कहूँगा कि इधर को अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, यहाँ होता है प्री डोमिनेंस ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का मतलब है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ, जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ता है वैसे वैसे उस सब्सटेंस की स्टेट गैस से लिक्विड, अगर गैस से इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ा, गैस के पार्टिकल्स में हम एनी हाउ किसी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इंक्रीज हो गया तो गैस किस में चली जाएगी, लिक्विड स्टेट में। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और ज़्यादा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, तो वही लिक्विड सब्सटेंस कहाँ चला जाएगा, सॉलिड में। तो स्टेट किस बात पर डिसाइड हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पे। यानी अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है तो वो उस सब्सटेंस की स्टेट क्या होगी, सॉलिड। अगर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बहुत कम है तो उस सब्सटेंस की स्टेट क्या होगी, गैस। इसी तरीके से दूसरा पैरामीटर जो होता है वो हमने कहा है थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी के केस में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन जाएगा। थर्मल एनर्जी के केस में कुछ ये रिप्रेजेंटेशन जाएगा, और ये रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो हम यहाँ कहेंगे कि प्रीडोमिनेंस ऑफ थर्मल एनर्जी। प्रीडोमिनेंस ऑफ थर्मल एनर्जी, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, अगर पार्टिकल्स के पास थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल्स के पास थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और पार्टिकल्स के पास थर्मल एनर्जी कम है तो वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में अगर मैं कहूँ कि अगर कोई सी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना है तो उसका क्या कंडीशन होनी चाहिए, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होना चाहिए हाई और थर्मल एनर्जी होनी चाहिए लो। ठीक है, सॉलिड स्टेट में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो होगा वो क्या होना चाहिए, हाई, और थर्मल एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो। अगर किसी सब्सटेंस की थर्मल एनर्जी बहुत कम है और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है तो वो क्या होगा, सॉलिड। इसी तरीके से अगर मैं गैस के लिए कहूँ तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, लो, कम होना चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जितना कम होगा और थर्मल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो सब्सटेंस कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, गैस फॉर्म में। तो इस तरीके से स्टेट इन दो पैरामीटर्स के बेस पर डिसाइड की जा सकती है। अब बारी आती है कि ये थर्मल एनर्जी क्या है। तो इस थर्मल एनर्जी के लिए डेफिनेशन हम कवर करेंगे। हम कहेंगे कि थर्मल एनर्जी इट इज द रैंडम और इंटरनल एनर्जी
इट इज़ द रैंडम और इंटरनल एनर्जी ऑफ द molecule of a substance in its ground state for any system यानी थर्मल एनर्जी क्या है, हमने कहा इट इज द रैंडम और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, रैंडम और इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स ग्राउंड स्टेट फॉर एनी सिस्टम। यानी किसी सिस्टम के पास रैंडम जितनी भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी का सम जो है, पार्टिकल्स के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, जो भी टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है वही उसकी क्या है, थर्मल एनर्जी है। तो ये थर्मल एनर्जी की डेफिनेशन होती है। वहीं थर्मल एनर्जी के केस में हम कहते हैं कि हम ये कह सकते हैं, नोट बना के लिख सकते हैं कि हाइयर द थर्मल एनर्जी, अगर पार्टिकल की थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, हाइयर द थर्मल एनर्जी, या हम कहें कि थर्मल एनर्जी इन शॉर्ट कि थर्मल एनर्जी बेसिकली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यानी टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा थर्मल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी उस सब्सटेंस की। और थर्मल एनर्जी अगर ज़्यादा हुई तो स्टेट होगी गैस। टेम्परेचर जितना कम होगा उस सिस्टम का, उसकी थर्मल एनर्जी उतनी कम होगी। और थर्मल एनर्जी अगर कम हुई तो वो सिस्टम कहाँ एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड में। तो हम कह सकते हैं कि हाइयर द टेम्परेचर हाइयर विल बी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, हाइयर द टेम्परेचर, देन हाइयर विल बी थर्मल एनर्जी। तो अगर इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर और थर्मल एनर्जी में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसकी थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, और अगर थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो सिस्टम गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके से कोई सिस्टम लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कोई सिस्टम गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या कोई सिस्टम सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो किस बात पर डिसाइड होता है, तो वो दो फैक्टर हैं, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और थर्मल एनर्जी। तो होप आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं पैरामीटर्स ऑफ गैसेस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैरामीटर्स ऑफ गैसेस को। तो पैरामीटर्स ऑफ गैसेस का मतलब है, हम इन पैरामीटर्स ऑफ गैसेस को स्टूडेंट एक नाम और दे सकते हैं, और वो क्या होगा, तो वो होगा हमारे पास क्या, तो वो होगा मेजरेबल प्रॉपर्टीज। पैरामीटर्स की जगह अगर मैं ये वर्ड यूज कर लूँ, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, तो एक ही बात है। पैरामीटर्स कह दें या मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस कह दें, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि मेजरेबल प्रॉपर्टीज या पैरामीटर्स ऑफ गैसेस वही है जो किसी गैस की सारी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करे। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो क्या हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कहते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं गैसियस स्टेट की, और गैसियस स्टेट के केस में होता क्या है कि देखिए, गैसियस स्टेट में हमने पढ़ा है कि गैसियस स्टेट किसी सिस्टम की गैसियस स्टेट या पार्टिकल्स के पास गैसियस नेचर तब होता है जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। स्पेस बहुत ज़्यादा होने का मतलब है जो उनका म्यूचुअल इंटरेक्शन है, आपस में जुड़ने का जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है वो बहुत कम है, यानी फोर्स क्या है, बहुत कम है। और एस्केपिंग टेंडेंसी जो है, एस्केपिंग टेंडेंसी मीन्स दूर जाने की जो टेंडेंसी है, स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई सिस्टम गैसियस स्टेट में है, तो गैसियस स्टेट में है तो वहाँ पर जो उस सिस्टम का पार्टिकल्स के बीच में म्यूचुअल पार्टिकल्स के पास जो क्या होगा, म्यूचुअल इंटरेक्शन जो होगा वो बहुत कम होगा। किससे, एस्केपिंग टेंडेंसी से। अगर एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा हुई, यानी दूर जाने की टेंडेंसी पार्टिकल्स के पास बहुत ज़्यादा है और पास आने की टेंडेंसी बहुत कम है, तो वो सिस्टम किस कंडीशन में, किस स्टेट में कहलाएगा, हम समझेंगे कि वो सिस्टम कहाँ पर है, गैसियस स्टेट में है। अब गैसियस स्टेट में अगर मैं बात करूँ तो गैसियस स्टेट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो गैसियस स्टेट बेसिकली दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। यानी हम कहें कि अगर कोई सिस्टम गैस पर होगा तो बताइए वो दो फैक्टर्स क्या हैं, तो वो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास प्रेशर, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा यहाँ पर टेम्परेचर। अब प्रेशर और टेम्परेचर की जब बात होती है स्टूडेंट, तो कोई सिस्टम में कोई गैस है तो वो गैस कब गैसियस स्टेट पे एग्जिस्ट करेगी, तो उसके लिए
प्रेशर क्या होना चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए। अब आप बताइए, प्रेशर हाई होना चाहिए। अगर प्रेशर हाई प्रेशर पर गैस एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, हाई टेम्परेचर पर गैस एग्जिस्ट करती है, दोनों हाई होने चाहिए, दोनों हाई होने चाहिए, दोनों लो होने चाहिए। तो इन शॉर्ट आप खुद इमेजिन करिए कि अगर कोई सिस्टम में, मतलब कोई सिस्टम गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो उसका प्रेशर शुड बी लो, यानी अगर प्रेशर कम होगा, प्रेशर शुड बी लो। प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो। और टेम्परेचर शुड बी कैसा होना चाहिए पार्टिकल्स के पास? टेम्परेचर शुड बी हाई। अगर पार्टिकल्स के पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और प्रेशर बहुत कम है तो क्या होगा? वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, प्रेशर होना चाहिए लो, यानी ये होना चाहिए डाउनवर्ड्स और ये होना चाहिए अपवर्ड्स। इन शॉर्ट कैसे? अगर सपोज करो, आपने पढ़ा है कि अगर एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में कोई गैस फिल है। अगर इस कंटेनर में कोई गैस फिल है और मैं यहाँ से एक पिस्टन लगाकर इसको मूव कराता हूँ, तो हमने पढ़ा है कि क्या होता है कि जब गैसेस पर प्रेशर डाला जाता है तो गैसेस कंप्रेस होने लगती हैं, और कंप्रेस होने के बाद गैस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगती है? लिक्विड फॉर्म में। तो कहने का मतलब है कि अगर हमने यहाँ प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस नहीं रहेगी, वो कहाँ जाने लगेगी? वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगेगी। तो इन शॉर्ट अगर हमें गैस को गैस फॉर्म में ही एग्जिस्ट कराना है तो प्रेशर क्या होना चाहिए? लो, क्योंकि हाई प्रेशर पर गैसेस किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। ठीक है, तो प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो। अब बारी आती है टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। तो टेम्परेचर देखिए, अभी कहा कि टेम्परेचर क्या होता है, जब हम किसी सब्सटेंस को टेम्परेचर देते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मीन्स उनके जो पहले वाले बॉन्ड हैं वो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और पार्टिकल फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, और जितना ज़्यादा वो मूव करेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो इन शॉर्ट टेम्परेचर ज़्यादा होने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, और अगर वो दूर दूर जाएंगे तो वो हमें पता है कि अगर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? गैसियस फॉर्म में। तो गैस किसी सिस्टम को गैस स्टेट में लाने के लिए या गैस स्टेट में होने के लिए दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट हैं, और वो दोनों कंडीशंस क्या हैं? तो फर्स्ट है प्रेशर होना चाहिए लो और टेम्परेचर होना चाहिए हाई। होप सो आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं कि ये जो पैरामीटर्स हैं गैस के, ऐसे और कौन से पैरामीटर्स हैं जिन पर गैस की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो गैस के जो पैरामीटर्स हैं जिन पर गैस की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया जा सकता है वो हमारे पास जो बेसिकली 5 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर होता है हमारे पास मास, सेकंड पैरामीटर होता है हमारे पास वॉल्यूम, थर्ड पैरामीटर जो हमारे पास हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ होगा हमारा टेम्परेचर, फोर्थ पैरामीटर जो होगा गैस से रिलेटेड, जो गैस की सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेगा वो होगा हमारे पास प्रेशर, और फिफ्थ पैरामीटर जो होगा वो होगा हमारे पास डेंसिटी। तो इन शॉर्ट अगर ये सारे पैरामीटर्स के बारे में हमें पता होता है या हमारी जानकारी है तो हम क्या कह सकते हैं? हम किसी भी गैस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। वन बाय वन अब इनको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि चैप्टर में इन सब की हमें नीड पड़ेगी, ये बेसिक्स है चैप्टर का। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मास को। तो बेसिकली सबसे पहले तो क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि क्या, क्योंकि हम गैसेस स्टेट डिस्कस कर रहे हैं और गैसेस स्टेट डिस्कस करने के लिए हम ये समझ रहे हैं कि क्या गैसेस के पार्टिकल्स के पास मास होता है। तो आप बताइए, सोचिए कि क्या गैसेस के पार्टिकल्स के पास मास होता है? सोचिए, बिल्कुल होता है। तो क्या हम क्या लिखेंगे? गैसियस पार्टिकल्स आर हैविंग मास, यानी गैसेस पार्टिकल्स के पास मास होता है। और अगर गैसेस पार्टिकल्स के पास मास होता है तो अब इन गैसेस पार्टिकल्स के मास को किस यूनिट में मेज़र किया जाए? तो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर किस यूनिट में एक्सप्लेन करेंगे या मेज़र करेंगे? तो वी मेज़र द मास ऑफ गैसियस पार्टिकल्स, द मास ऑफ गैसियस पार्टिकल्स इन ग्राम। अब क्वेश्चन आता है कि ग्राम में ही क्यों? क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स का मास जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और पैरामीटर से को कोरिलेट करता है, और वो कोरिलेशन है मास का जो कोरिलेशन है वो किससे है? मोल्स से। क्योंकि गैसेस में आपने पढ़ा है कि गैसेस कहाँ
गैसेस के जब गैसेस की बात आती है तो हम मोल्स की बात करते हैं। और मोल्स क्या होते हैं तो आप लोगों को पता है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करके आए हैं कि मोल्स क्या होते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस। अगर हमारे पास नाइट्रोजन गैस है और मैं कहूँ कि एक कंटेनर में इतने ग्राम नाइट्रोजन गैस है, तो बताइए उसके कितने मोल्स हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस अपॉन मोलर मास ऑफ द गैस, मोलर मास ऑफ द गिवन गैस। अब मोलर मास ऑफ द गिवन गैस, अगर ये फॉर्मूला लगाऊंगा जहां हमने प्रीवियस किया था कि मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, मास ऑफ गैस को WB से रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं मोलर मास को MB से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है मास ओवर मोलर मास। तो इन शॉर्ट अगर हमें गैस का मास पता है तो हम गैस के मोल्स निकाल सकते हैं। और मोल्स निकालते समय हम हमेशा गैस का मास किस में रखते थे, ग्राम में। तो इसलिए हम इस चैप्टर के अंदर जहां भी गैस के मास का डिस्कशन आएगा वहां पर हम गैस को किस में मेजर करेंगे, ग्राम में मेजर करेंगे, क्योंकि ग्राम या मास जो है गैस का वो किससे कोरिलेट करता है, मोल्स से। और मोल्स गैस स्टेट में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये होता है मास। अब मास जब हमारा एक्सप्लेन हो जाता है तो इसके बाद बारी आती है सेकंड पैरामीटर्स की। और सेकंड पैरामीटर हमारे पास क्या है, तो सेकंड पैरामीटर है हमारे पास वॉल्यूम। तो चलिए सेकंड पैरामीटर यानी वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। अब वॉल्यूम की जब बात होती है, बट बच्चों ये बड़ा बेसिक्स है, एक्चुअल में बेसिक चैप्टर है। और आज के बाद यानी आज की क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हम पढ़ेंगे गैसियस लॉज। तो गैसियस लॉज से एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सारी बातें हमें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें कन्वर्जन्स भी होंगे कि 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml होते हैं। तो ये सारे कन्वर्जन्स भी हमें यहाँ सीखने हैं। तो आप बने रहिए अभी तक, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर जो है वो सेकंड टॉपिक जो है वो है हमारा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की बात करें और हम गैसेस स्टेट में बात कर रहे हैं तो हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, गैस इज ऑक्यूपाई वॉल्यूम। गैसेस क्या होती हैं, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती हैं। और किसके वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती हैं, गैस इज ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। वो जिस कंटेनर में होती हैं उस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं, ठीक है। अब जिस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है, आई एम हैविंग ए कंटेनर दैट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर इज V। इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है V है और इसमें कोई गैस है, तो उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा। तो मैंने कहा कि गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अगर इस कंटेनर का वॉल्यूम V है और इसके अंदर कोई गैस है तो उस गैस का वॉल्यूम भी कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस भी हम क्या लिखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी क्या होगा, V होगा। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ के आते हो। लेकिन अगर हम बात करें कि इसी कंटेनर में सपोज करते हैं कि इतना इस कंटेनर में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ पर वाटर है, और अगर यहाँ पर वाटर है तो एम्प्टी स्पेस कौन सा है, ये। और इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, V। और इस कंटेनर में मैंने क्या भर दिया, यहाँ तक पानी भर दिया। और इस पानी का जो वॉल्यूम है सपोज करते हैं X है, इस पानी का वॉल्यूम X है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई गैस का वॉल्यूम कितना होगा, तो गैस का वॉल्यूम इस बार V नहीं होगा, गैस का वॉल्यूम V नहीं होगा, क्योंकि V तब होगा क्योंकि एम्प्टी जगह, खाली जगह में गैस हो सकती है। यहाँ तो ऑलरेडी पहले ही क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, या हम कहें लिक्विड कह दो या कोई सॉलिड पार्टिकल्स रखे हैं। लिक्विड ना कहें तो हम सॉलिड भी कह सकते हैं कि यहाँ सॉलिड रखा है सपोज करते हैं। तो अब गैस कहाँ होगी, केवल इस एम्प्टी स्पेस में। और एम्प्टी स्पेस पूरा V नहीं है, एम्प्टी स्पेस क्या है, V माइनस X है। तो इन शॉर्ट ये भी आपको पता होना चाहिए कि कंटेनर का वॉल्यूम लेती है, नो डाउट, लेकिन वो कंटेनर जब खाली होगा, जहाँ तक खाली होगा वहाँ तक का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं गैसेस, भरे हुए का नहीं करती हैं। भरे हुए जगह जो फिल है, ऑलरेडी फिल है, वो तो किसने ऑक्यूपाई कर लिया, उन पार्टिकल्स ने जो ऑलरेडी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो वॉल्यूम के केस में ये होता है। तीसरा केस वॉल्यूम के लिए अगर मैं बताऊँ तो वॉल्यूम के केस में हम कहते हैं, तीसरे केस के लिए मैं कहूँगा कि जो अगर एक कंटेनर है हमारे पास और हम कहते हैं कि इफ़ 2 नॉन रिएक्टिव गैसेस आर देयर, 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर देयर, यानी इस कंटेनर के अंदर 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, फिर क्या होगा, अगर 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, जैसे यहाँ पर हीलियम है और दूसरी यहाँ पर नियॉन भरी हुई है, सपोज करते हैं हीलियम और नियॉन गैस इस कंटेनर के अंदर भरी हुई है और इस कंटेनर का वॉल्यूम इस बार भी V है, ठीक है। या मैं कहूँ वॉल्यूम V ना लेके मैं कह रहा हूँ 50 सेंटीमीटर क्यूब है, इस कंटेनर का वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताइए हीलियम का वॉल्यूम कितना होगा और नियॉन का वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि ये 2 नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, आपस में रिएक्शन नहीं करेंगी। तो 2 नॉन रिएक्टिव गैसेस है और आपस में रिएक्शन नहीं करेंगी, तो हीलियम का
वॉल्यूम मैं कितना कहूँगा 50 सेंटीमीटर क्यूब, कि हीलियम कितना एरिया ले रही होगी, कितना वॉल्यूम ले रही होगी 50 सेंटीमीटर क्यूब का। तो नियॉन कितना ले रही होगी, नियॉन भी 50 सेंटीमीटर क्यूब ही ले रही होगी। और सपोज करो थर्ड कोई नॉन रिएक्टिव गैसेज, सपोज करते हैं ये हमारी थर्ड नॉन रिएक्टिव गैसेज है इसके अंदर, तो इसका कितना वॉल्यूम होगा, इस नाइट्रोजन का भी इतना ही वॉल्यूम होगा, नाइट्रोजन का भी इतना ही वॉल्यूम होगा। ठीक है, आती है बात समझ, क्लियर हो जाती है बात, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से ये वॉल्यूम का कंसेप्ट है। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम के टर्म में कि किस किस तरीके के कन्वर्जन्स वॉल्यूम के केस में होते हैं। तो वॉल्यूम के केस में कौन कौन से कन्वर्जन्स होते हैं वो मैं यहाँ कवर कर देता हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम के केस में जो कन्वर्जन्स होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग अगर वॉल्यूम ले रहे हैं तो बेसिकली वॉल्यूम की जब बात करते हैं, मैं यहाँ थोड़ा इसको मिटा देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने रब कर दिया और अब थोड़ा स्पेस हमें मिल गया। तो चलिए वॉल्यूम की बात करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर जो हमें वॉल्यूम लेंगे, जो हम वॉल्यूम मेज़र करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वॉल्यूम को किस में कंटेन करें, कि वॉल्यूम जो हम लेंगे वो किस में लेंगे, लीटर में, या फिर हम वॉल्यूम लेंगे डेसीमीटर क्यूब में। 99% तो लीटर में लेने का कोशिश करेंगे, लेकिन कई बार हमें न्यूमेरिकल्स में डेसीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, मिलीलीटर क्यूब में, एमएम में, है ना, सारे किसी भी यूनिट में दे सकता है। तो हमें उनका कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 लीटर वॉल्यूम कितने के बराबर होता है, और अगर हमें ये पता है तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 1 मीटर क्यूब जो हमारे बराबर होते हैं, वो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 10 टू की, या हम कहें 1000 लीटर होते हैं, या 10 टू की पावर 3 लीटर बोल दें, या फिर 1000 लीटर बोल दें। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। वहीं 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, और यही 1000 लीटर 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 1000 लीटर 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर, और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर या 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। वहीं अगर मैं डेसीमीटर क्यूब के बाद सेंटीमीटर क्यूब की बात करूँ तो सेंटीमीटर क्यूब में मैं कहूँगा कि ये 10 टू की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होते हैं। वहीं 1 मीटर क्यूब 10 टू की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अगर मैं ml में कहूँ तो ये 10 टू की पावर 6 ml भी हम इसे बोल सकते हैं। और अगर मैं इसी को mm में लूँ, mm में मिलीमीटर में लूँ तो ये होता है 10 टू की पावर 9 mm यानी मिलीमीटर। तो ये कन्वर्जन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपको जो यहाँ चाहिए वो चाहिए ये, क्या, कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के, और 1000 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 डेसीमीटर क्यूब के। और वैसे तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि 1000 डेसीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब 10 टू की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब 10 टू की पावर 6 ml के बराबर भी होता है। 1 मीटर क्यूब 10 टू की पावर 9 mm मिलीमीटर के बराबर भी होता है। और क्या कन्वर्जन है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। अगर लीटर की बात करें तो 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 ml के, और 1000 ml बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन भी हमें पता होने चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लीटर में या डेसीमीटर क्यूब में डील करेंगे, और मैंने बताया कि लीटर और डेसीमीटर क्यूब बराबर होते हैं। तो 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, ये हमें पता है। या हम कहें कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 ml होते हैं, या हम कहें 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, या हम कहें 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब को आजकल सीसी लिखने लगे हैं, सीसी। ठीक है, तो नया एडवांस फॉर्म में सीसी लिख देते हैं। तो सीसी भी क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। तो होप आपको ये लीटर वाली यूनिट, ये सारी बातें पता लग गई होंगी। तो इस तरीके से वॉल्यूम के कन्वर्जन भी हमें पता होने चाहिए। बेसिक्स हैं लेकिन ज़रूरी हैं, तो हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है, वॉल्यूम जब हमारा कवर हो जाता है तो अब बारी आएगी हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर को डिस्कस करने की। और नेक्स्ट पैरामीटर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर। नेक्स्ट पैरामीटर स्टूडेंट हम कौन सा लेंगे, टेम्परेचर। तो देखिए टेम्परेचर का क्या कंसेप्ट है। टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर एक्चुअल में है क्या, इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। एक्चुअल में पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर जो होता है
टेम्परेचर अगर हम कहें तो ऐसा ही यूनिट जो हम यहाँ यूज़ करेंगे टेम्परेचर की या हम निकालेंगे, अगर हमें न्यूमेरिकल में यहाँ इस चैप्टर के अंदर बेसिकली न्यूमेरिकल्स आएंगे और न्यूमेरिकल्स में हमें डिग्री सेल्सियस में दिया है या फ़ारेनहाइट में दिया है, तो हमारा पहला टास्क यही होगा कि हमें ऐसा यूनिट में उसके टेम्परेचर को लेना है। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है, तो होप सो आपको पता है सभी को, दैट इज़ केल्विन। तो ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन, ठीक है। और हम कहें कि टेम्परेचर, एक नोट बना के भी आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर इन केल्विन is also known as absolute temperature, यानी जब टेम्परेचर को हम केल्विन में लेते हैं तो उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी आपको पता लग गया। और अगर आप कन्वर्जन की बात करें तो ये तो छोटी क्लासेस से आप सीखते आते हैं कि अगर हमें केल्विन डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो डिग्री सेल्सियस में अगर हमें दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लेते हैं टेम्परेचर को। वहीं पर अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या होता है, तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। कुछ बुक्स इस फॉर्मूले को थोड़ा कन्वर्ट करके, यानी अगर हम कहें कि ये पॉजिटिव है, ये इधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F-32/9 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस अपॉन 5, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5। तो भी एक ही बात है, आप यहाँ से यूज़ कर लीजिए, आप यहाँ से यूज़ कर लीजिए, तो आप फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज़ करो आपको फ़ारेनहाइट में दिया है तो पहले आप फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में ले आओ और फिर डिग्री सेल्सियस में लाने के बाद आप इस फार्मूले से केल्विन में ले आओ। तो आप इस तरीके से टेम्परेचर्स के कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो होप ये थर्ड पैरामीटर है जो टेम्परेचर का हमें पता होना चाहिए। होप सो हमें पता भी था। यहाँ पर एक और टेम्परेचर के केस में बात आती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कई बार आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है ट्रिपल पॉइंट, कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, तो देखिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ आइस है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, तो देखिए आइस का जो आइस जो होती है जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, हमें पता है आइस, वाटर आइस में किस कंडीशन में रहता है, कौन से टेम्परेचर पर रहता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब एक्चुअल में 273.15 केल्विन पर जो होती है आइस की फॉर्म, ये होती है आइस की फॉर्म में इस टेम्परेचर पर रहता है। लेकिन अगर हम हम कह रहे हैं कि अगर हम इस टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट कर दें, 0.01 केल्विन, इतने केल्विन का इंक्रीमेंट कर दें, तो जैसे ही इतना सा भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, देखिए टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो सीधी सी बात है आइस मेल्ट होगी। वो अलग बात है कि इतना छोटा टेम्परेचर है कि आइस मेल्ट होती नहीं दिखेगी, लेकिन अगर इंक्रीज़ हुआ है तो साइंस कहती है मेल्ट होगी। और अगर वो मेल्ट होगी तो मेल्ट होने पर वो आइस सॉलिड से कहाँ जाएगी, लिक्विड में जाएगी। और जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगी तो उस समय कुछ वेपर्स भी निकलेंगी, तो क्या हुआ क्या कि इस टेम्परेचर में इतना टेम्परेचर का इंक्रीमेंट करने पर हमें तीनों स्टेट मिल गई। सॉलिड भी, यानी वो पूरी जो आइस होगी वो कंप्लीटली लिक्विड तो कन्वर्ट नहीं हुई होगी, तो वो सॉलिड भी होगी उस समय, थोड़ा सा उसमें लिक्विड में कन्वर्ट हुई होगी क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। और जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होगी तो वो लिक्विड थोड़ा सा वेपराइज भी हो रहा होगा, तो वो गैसियस में भी जा रही होगी। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि 273.15 में अगर 0.01 टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाता है 273.16 केल्विन। तो ये जो टेम्परेचर है दिस इज़ द ट्रिपल पॉइंट, यानी ये वो टेम्परेचर है जिस पर हमें कोई सब्सटेंस सॉलिड यानी आइस सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में मिल सकती है। तो दिस इज द ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच आइस कैन बी ऑब्टेन्ड एट सॉलिड, ऑल्सो इन लिक्विड एंड ऑल्सो इन गैस, दैट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ आइस। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ आइस क्या है, 273.16। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। होप ये पूरा फैक्टर भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं प्रेशर की, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है प्रेशर। तो प्रेशर के केस में अगर मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो प्रेशर में हम कहते हैं कि जो प्रेशर होता है, थोड़ा जल्दी कवर करते हैं। अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर कब होता है, अगर हम प्रेशर कब डेवलप होगा, गैसियस फॉर्म में, जब ये कंटेनर है और इस कंटेनर पर क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स जाकर टकराएंगे। तो गैस के पार्टिकल्स जाकर जब टकराएंगे, कोलिजन करेंगे, पार्टिकल्स आपस में कोलिजन करेंगे और कोलिजन करके यहाँ टकराएंगे। तो टकराने पर एक फोर्स लगाएंगे और
फोर्स, लगने वाली फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। यानी गैसेस पार्टिकल जब आपस में कोलिजन करते हैं तो कोलिजन करने पर कंटेनर की वॉल पर टकराते हैं और कंटेनर की वॉल पर टकराने के बाद वो एक प्रेशर डेवलप करते हैं और वो प्रेशर पर यूनिट एरिया मेजर जब हम करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? उस फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। अब जनरली प्रेशर की जो फॉर्मूला यूनिट होगी वो क्या होगी? न्यूटन, और ये क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला यूनिट तो हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर, या हम कहें एसआई यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसको पास्कल भी बोलते हैं, इसकी यूनिट पास्कल भी होती है क्योंकि पास्कल साइंटिस्ट थे, ब्लेज पास्कल, जिन्होंने प्रेशर को एक्सप्लेन किया था, तो पास्कल यूनिट भी होती है। लेकिन कॉमनली जो हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी? तो कॉमनली यूनिट जो यूज़ होगी, कॉमनली यूनिट यूज्ड वो होगी एटीएम। एटीएम फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो क्या होगी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो होप आपको ये प्रेशर भी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब प्रेशर के टर्म में भी कुछ हमारे पास कंडीशंस आती हैं। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कन्वर्जन्स हमें नीड पड़ती है। तो 1 ATM यहाँ पर बराबर होता है 0.01325 इन 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। वहीं पर 1 ATM जो बराबर होता है, अगर मैं इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 2 पॉइंट अगर पीछे चले जाएं और 10⁻³ बन जाए तो 10⁻³ क्या होती है? किलो पास्कल। तो हम कह सकते हैं कि 101.325 किलो पास्कल। 1 ATM इतने किलो पास्कल के बराबर भी होता है। वहीं अगर मैं 1 ATM की बात करूँ तो 1 ATM 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है। वहीं 1 ATM 760 mm ऑफ Hg के बराबर भी होता है। वहीं पर अगर हम आगे और कहें कि 1 ATM और कन्वर्जन अगर हमें चाहिए, अगर हमें मिलीमीटर ऑफ Hg में चाहिए तो ये इसके बराबर होता है। एक जो यूनिट होती है प्रेशर की वो होती है टोर, तो 1 ATM 760 टोर के बराबर भी होता है। ठीक है। वहीं पर अगर हम बार में कन्वर्ट करते हैं तो बार में होता है 101.325 बार, यानी 1 ATM इतने बार के बराबर भी होता है। तो ये क्या है? ये सारे कन्वर्जन हैं हमारे किसके? प्रेशर के टर्म में। प्रेशर के टर्म में ATM से पास्कल, ATM से किलो पास्कल, ATM से सेंटीमीटर ऑफ Hg, ATM से mm ऑफ Hg, टोर और बार में, इस तरीके से हमारे कन्वर्जन चले जाते हैं। तो होप आपको ये प्रेशर का टर्म भी क्लियर हो गया होगा। अब प्रेशर से आगे जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो प्रेशर से नेक्स्ट हमारा जो टर्म होता है वो हमारा होगा लास्ट टर्म, दैट इज डेंसिटी, जो कि थोड़ी सी डील होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो डेंसिटी आप लोगों को पता है, मास ओवर वॉल्यूम को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डेंसिटी होती है वो 2 पार्ट में होती है। एक होती है वेपर डेंसिटी, एक होती है वेपर डेंसिटी, और दूसरी होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी में क्या होता है? तो वेपर डेंसिटी जो होती है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमें जल्दी कवर करना है तो मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 डेफिनेशन इसकी कवर नहीं कर रहे हैं। और अगर वेपर डेंसिटी की बात करें तो ये क्या होती है? यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। यूनिट नहीं क्यों होती है? क्योंकि इट इज़ द कंपेरिजन, इट इज़ द कंपेरिजन डाटा, इट इज़ द कंपेरिजन डाटा विद किससे? विद हाइड्रोजन। एक्चुअल में हाइड्रोजन से कंपेयर करके कि हाइड्रोजन से कितने, कोई गैस हाइड्रोजन से कितने टाइम्स हैवी है, वही उसकी क्या होती है? वेपर डेंसिटी। तो इसके इसलिए कोई यूनिट नहीं होती है, गैस और गैस की दोनों यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। एब्सोल्यूट डेंसिटी जो होती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी को जो निकालते हैं वो हमारे पास फॉर्मूला होता है PM/RT। एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको हम डेरिवेट भी करेंगे अभी आगे चल के। तो P क्या होता है? यहाँ पे प्रेशर ऑफ द गैस होता है, P यहाँ पर प्रेशर ऑफ द गैस होता है, M यहाँ मोलिकुलर मास या मोलर मास ऑफ द गैस होता है। वहीं पर R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। और इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट होती हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें जो यूज़ करना है, क्योंकि हम वॉल्यूम कहाँ से ले रहे थे? वॉल्यूम हम शुरू से ही हम लोग लेके आए हैं कि हम लीटर में लेंगे। वहीं पर हम प्रेशर ATM में बात कर रहे थे, और टेम्परेचर अगर हम केल्विन में लेते हैं तो हम यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू जो लेंगे वो लेंगे 0.0821 ATM लीटर मोल केल्विन। अगर ये यूनिट है तो इसकी वैल्यू ये आएगी, और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम यही वाला R यूज़ करेंगे। ठीक है। और T तो यहाँ टेम्परेचर होता ही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे पैरामीटर्स देखे, और कैसे कैसे किन फॉर्मूला के साथ, किन यूनिट्स के साथ कैसे ये कोरिलेट करते हैं, कैसे चेंज होते हैं, ये सारी बातें डिस्कस करी। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गैस लॉज। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।